बिहार में पहली बार शराब पर प्रतिबंध कब, किसने और किस अनुच्छेद के तहत लगाया था? कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत एक मूल कर्तव्य भी है? भारत में गौ हत्या को नियंत्रित करने का काम कौन सा मंत्रालय करती है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 से अनुच्छेद 51 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 44 तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में। तो यहाँ पर जो है इन बातों को ही लिखा गया है कि नीति निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था 3 भागों में, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 45 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था वह यह था कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। इस अनुच्छेद को संशोधित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इस अनुच्छेद 45 को संशोधित करके वह जो पहले का जो प्रावधान था कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो किया गया था, तो चूंकि वह एक नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता था, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा उस प्रावधान को अनुच्छेद 21 के क के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब अब जो है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 21 के क के तहत एक मूल अधिकार है। तो जब यहां से वह प्रावधान को हटा दिया गया, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में फिर क्या प्रावधान किया गया संशोधित करके? तो वह यह किया गया कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की देखरेख, सभी बच्चों की देखरेख कहने का मतलब शिशुत्व देखरेख, तो 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की देखरेख एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगी। यह अब यहां पर प्रावधान कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 के बारे में। तो वह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का कार्य कौन करेगी? तो वह राज्य करेगी। अब अगले अनुच्छेद के बारे में बात करें तो वह है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत 2 तरह का प्रावधान किया गया है। पहला है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, मतलब इससे संबंधित जो भी सुधार करने का जो प्रयास करेगी वह राज्य करेगी। तो आइए इसे समझते हैं कि क्या है कि पोषाहार स्तर को ऊंचा करना मतलब ऐसे आहार या ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे किसी मनुष्य के शरीर को पोषण मिल सके, किसी व्यक्ति के शरीर को पोषण मिल सके। तो बात करें कि यह जो पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए जो है सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे बात करें मिड डे मील, मिशन पोषण, आयुष्मान भारत योजना एवं आंगनवाड़ी, यह सभी जो भी योजनाएं हैं, इस योजनाओं के तहत जो है पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को जो है में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 47 के तहत दूसरे प्रावधान के बारे में। तो दूसरा जो प्रावधान है वह यह है कि मादक पदार्थ कहने का मतलब कि जैसे नशीली दवा, मदिरा, शराब या फिर ड्रग्स
तो इन सब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी। कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी, मतलब राज्य करेगी। फिर बात करें कि यह जो मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, इसके अलावा और इसमें क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए जो भी औषधि हानिकारक है तो उन हानिकारक औषधियों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास राज्य करेगी, यानी उससे संबंधित कदम राज्य उठाएगी। अब इन बातों को तो समझ लिए, लेकिन फिर क्या है कि कई बार एग्जाम में यह ना लिखकर ऑप्शन में आपको मद निषेध लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही होता है। मद निषेध मतलब मादक पदार्थों पर निषेध लगाना, प्रतिबंध लगाना। अब यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अभी क्या है कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पर जो प्रतिबंध लगाया वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया? तो वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया? तो अनुच्छेद 47 के तहत लगाया। फिर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पर जो प्रतिबंध लगाया वह कब से लागू हुआ है? मतलब बिहार में शराब पर प्रतिबंध कब से लागू हुआ है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो लगाया गया प्रतिबंध है तो वह 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराब पर प्रतिबंध लागू है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में पहली बार शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो जवाब होगा नहीं, बल्कि बिहार में दूसरी बार शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहली बार बिहार में शराब पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो वह 1977 में लगाया गया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के द्वारा 1977 में बिहार में पहली बार शराब पर प्रतिबंध लगाया गया तो 1977 से जब यह प्रतिबंध लागू हुआ तो लागू होने से मात्र 1.5 साल के अंदर ही उस फैसले को सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो है वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि राज्य के राजस्व में जो है कमी आ रही थी। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य सरकार के कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया होता है वह शराब ही होता है। तो चूंकि राजस्व में जो है कमी आने लगी थी, इसलिए जो है उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे उन्होंने 1.5 साल के अंदर ही अपने फैसले को, अर्थात शराब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को वापस ले लिया था। तो इस तरह से आप समझे कि अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पर जो प्रतिबंध लगाया है तो वह बिहार में पहली बार शराब पर प्रतिबंध नहीं लगा है, बल्कि दूसरी बार लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पहली बार लगाया गया है। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 48 के बारे में। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि गाय, बछड़ा वो अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने का कार्य करेगी। कौन? राज्य करेगी। और उसके साथ साथ क्या कहा गया है कि उसकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देने का भी कार्य करेगी, अर्थात उसकी नस्लों में सुधार को बढ़ावा देने का कार्य करेगी राज्य। फिर बात करते हैं कि इसके जगह हो सकता है कि आपको प्रश्न में पूछ लिया जाए कि गौ संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वह भी होगा अनुच्छेद 48 के तहत ही। या तो यह लिख दिया जाए या इसके जगह गौ संरक्षण लिख दिया जाए। ठीक है, या फिर इसके जगह हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है राज्य के द्वारा? तो वह होगा अनुच्छेद 48 के तहत। तो आइए इसे समझते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से उसका संगठन करने का प्रयास करेगी। तो इसलिए अगर आपसे इन तीनों में से कोई भी पॉइंट पूछा जाए तो वह अनुच्छेद 48 के तहत आएगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं गौ हत्या की या गौ संरक्षण की। तो यहाँ से जो दो प्रश्न हैं वह यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गौ हत्या को नियंत्रित करने का प्रयास कौन सा मंत्रालय करती है, अलग अलग मंत्रालय का नाम दे दिया जाएगा, तो लेकिन आंसर क्या होगा, पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय जो है भारत में गौ हत्या को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अब दूसरा प्रश्न वह है बिहार से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में कानून के द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो वह होगा 1955 में। 1955 में ही जो है बिहार में कानून द्वारा जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, तो वह है अनुच्छेद 48 का ए या फिर हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 48 का क। इसके तहत जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, मतलब राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण करेगी एवं उसके विकास के लिए काम करेगी, उसको बढ़ावा देने का कार्य करेगी। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का भी प्रयास करेगी राज्य। तो अनुच्छेद 48 के ए को राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो शामिल किया गया है तो वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 48 के ए के तहत जो प्रावधान किया गया है तो इसका प्रावधान मूल कर्तव्य के अंतर्गत भी किया गया है। और मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 के ए के तहत आता है, तो अनुच्छेद 51 का ए या अनुच्छेद 51 का क कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जो 11 तरह के मूल कर्तव्य हैं, तो उसी अनुच्छेद 51 के ए के जी के अंतर्गत या हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 51 के क के 6 के तहत इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद 48 के ए के तहत जो नीति निदेशक तत्व है वह एक मूल कर्तव्य भी है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत एक मूल कर्तव्य भी है, तो वह होगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, तो वह है अनुच्छेद 49। इसमें कहा गया है कि राज्य स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रयास करेगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 51 के बारे में। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास राज्य करेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करेगी राज्य। हो सकता है एग्जाम में यह ना लिखकर इसके जगह यह लिख दिया जाए कि भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वह उसका भी आंसर होगा अनुच्छेद 51। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में जो भी नीति निदेशक सिद्धांत का प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़े। लेकिन अब बात करते हैं कि हम लोग एक नज़र में इस पॉइंट को देख लेते हैं कि किस किस संविधान संशोधन के द्वारा किस किस निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न कई बार पूछा जाता है वह इस तरह से पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, या किस किस नीति निदेशक सिद्धांत को ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर प्रश्न का जो दूसरा स्वरूप है वह यह होता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस नीति निदेशक सिद्धांत को सबसे बाद में जोड़ा गया। तो अगर आपको
इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इन बातों को अगर आप जान लेते हैं तो फिर उस तरह के प्रश्न का आंसर देना आसान हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, एक नज़र में हम लोग देखते हैं कि किस किस संविधान संशोधन के द्वारा किस किस ये निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा जो है 4 तरह के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। और वह अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 39 का ऐप। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो 6 खंड था, जो कि यहाँ समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो इसी अनुच्छेद 39 का यह जो ऐप है, जिसे हिंदी में अनुच्छेद 39 का चो कहा जाता है, ठीक है। तो उसी अनुच्छेद 39 का ऐप, फिर अनुच्छेद 39 का ए या फिर अनुच्छेद 39 का क भी कहा जाता है, फिर है 43 का ए या 43 का क, और फिर 48 का ए या 48 का क। तो इन अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 के दूसरे प्रावधान को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखे भी थे कि यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 38 जो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता था, और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 तरह का प्रावधान था। तो इसमें जो दूसरा प्रावधान था, तो उस दूसरे प्रावधान को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। फिर बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 को जोड़ा नहीं गया है, बल्कि अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है। यहाँ पर आप अभी पढ़े भी थे कि अनुच्छेद 45 तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन क्या हुआ कि इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 के प्रावधान को संशोधित किया गया है। उसे जोड़ा नहीं गया बल्कि संशोधित किया गया है। फिर बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 के दूसरे प्रावधान को और अनुच्छेद 43 के बी अर्थात अनुच्छेद 43 के ख को शामिल किया गया है। तो यही था हम लोगों का अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक में जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत थे उसके बारे में हम लोग पढ़े। थैंक यू।